आज हम लोग बात करेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स पे। कोस्टल लैंडफॉर्म्स वो सभी लैंडफॉर्म्स हैं जिनको सागरीय तरंगें बनाती हैं। सागरीय तरंगें 3 तरह की होती हैं, वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। इनको समझते हैं कि ये तीनों तरंगें किस तरीके से काम करती हैं। आपकी जो वेव्स होती हैं, ये विंड्स द्वारा चलती हैं, जो आपकी वायु होती है, वायु वेव्स को पैदा करती है। और वेव्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका ऑसिलेशन होता है बैकवर्ड एंड फोरवर्ड। और इसमें वाटर का जो होता है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, केवल ऑसिलेशन होता है। दूसरे तरह की तरंग है, उसे हम करंट्स कहते हैं। करंट्स में होता क्या है कि समुद्र का जो पानी है, एक फेयर डायरेक्शन में यानी एक खास दिशा में जब आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसे हम करंट्स कहते हैं। करंट जो है उसके चलने की बहुत सारी वजह होती हैं। एक महत्वपूर्ण वजह जो है वो अर्थ की रोटेशन है। उसके अलावा टेम्परेचर वेरिएशन और बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से करंट जो है चलती हैं। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम करंट्स जो है पढ़ेंगे, जब हम ओशियोग्राफी कवर करेंगे तब। तीसरी तरह की जो मूवमेंट है, इसे हम टाइड्स कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, टाइड्स क्या है? सन और मून की जो ग्रेविटी है, उसकी वजह से अर्थ के जो ओशंस हैं, उनमें टाइड्स आता है। ये जो टाइड्स हैं, ये बेसिकली रिदमिक राइज एंड फॉल इन वाटर लेवल हैं। ये रिदमिक इसलिए हैं क्योंकि इनका जो समय होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? सुनिश्चित है। वेव्स और करंट जो है और जो टाइड्स हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि वेव और करंट दोनों ही क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वाटर में। यानी इसमें जो भी कुछ हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। लेकिन जो टाइड है, वो कैसा मूवमेंट है? दैट इज़ वर्टिकल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो मून और जो सन है, उसकी ग्रेविटी की वजह से जो टाइड्स है, वो हमारे ओशन वाटर्स में आते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ओशियोग्राफी में टाइड्स को कवर करेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मरीन इरोजन के बारे में। 3 तरह का इरोजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सागरीय तरंगों द्वारा होता है। एक एब्रेजन है, दूसरा हाइड्रोलिक एक्शन है और तीसरा सॉल्यूशन है। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था जब हमने टाइप ऑफ इरोजन या इरोजन वाला जो चैप्टर है वो कवर किया था। हम लोग फिर से थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। एब्रेजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मरीन इरोजन में। एब्रेजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एब्रेजन जो है जब सारी सागरीय तरंगें आगे जाती हैं और पीछे आती हैं, तो जो भी उसमें इरोजनल टूल्स हैं, जो सैंड्स हैं, ग्रेवल्स हैं, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, ये सारे आगे जाते हैं पानी के साथ और पीछे जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें आपस में क्या होती है? रगड़ होती है। और इस रगड़ की वजह से क्या होता है? इरोजन होता है। तो ये जो एब्रेजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जब मरीन इरोजन की बात करते हैं। दूसरा जो है वो हाइड्रोलिक एक्शन है। हाइड्रोलिक एक्शन जब वाटर आता है, तटीय क्षेत्रों से टकराता है, रॉक्स पे जो फोर्स डालता है, उसे हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में होता ये है कि जो पानी है, वो बहुत सारे रॉक के जो सॉल्ट्स हैं, उनको आपस में अपने अंदर क्या कर लेता है? घोल लेता है। और ये जो घोलने की प्रक्रिया है, यही क्या है? सॉल्यूशन है। उन तटीय इलाकों में जहाँ लाइमस्टोन पाया जाता है, वहाँ जो सॉल्यूशन का जो इरोजन है, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है। अब हम लोग ज़रा-सा समझ लेते हैं वेव बिहेवियर के बारे में। जैसा कि अगर आप देखें तो ये क्या है? ये सागरीय तरंगे हैं, वेव्स हैं। और अगर आप देखें तो ये लाइन जो है दिखा रही है, अगर ये वेव्स नहीं चलती तो इनका लेवल क्या होता। अब अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक वेव है, फिर ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। इस वेव का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये क्या है? आपका क्रस्ट है। और जो ये निचला हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ये सिमिलर है, जब आपने अगर फिजिक्स में कभी वेव पढ़ा होगा, तो जो वेव का जो अपर पार्ट है उसे क्रस्ट कहते हैं, लोअर पार्ट जो है उसे हम ट्रफ कहते हैं। 2 क्रस्ट के बीच का जो गैप है, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमें समझना होता है कि वेव किस तरह की है। मैं आपको बताऊं, वैसे सामान्यतः जो वेव्स होती है, वो कुछ मीटर की हो सकती है। लेकिन जब सुनामी आती है, तो उसमें जो वेवलेंथ होती है, वो कई बार 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2 वेव के बीच का। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेव हाइट के बीच में। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? वेव हाइट कहते हैं। अब ये सागरीय तरंगें जैसे-जैसे हमारे तटीय क्षेत्रों के पास आती हैं, इनकी वेवलेंथ लगातार क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे-जैसे इनकी वेवलेंथ कम होती है, उनका जो क्रिस्ट और ट्रफ है, यानी वेव हाइट है जो, वो बढ़ती है। इवेंचुअली वेव हाइट बढ़ते-बढ़ते ये जो क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है, ये एकदम से एक एक एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ पानी जो है वो गिरता है। वो जो सिचुएशन होती है, उसे हम ब्रेक कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो पानी है, वो बिल्कुल झाग जैसा सफेद हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। चलिए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये जो वेव्स हैं, जैसे-जैसे देखिए वेव्स आगे की तरफ जाएँगी, इनका जो अगला हिस्सा है वो आगे की तरफ निकलेगा और यहाँ पे गिरेगा। अगर आप इस तस्वीर को यहाँ पे देखें, तो ये पानी वेव का अगला हिस्सा है। और अगर आप ये देखें, तो ये वेव का हिस्सा आगे की तरफ क्या कर रहा है? गिर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेक कहते हैं। तो जैसे ये जो पानी है, जो वेव का जो अगला हिस्सा है, ये ऊपर से नीचे प्लंज करता है, तो इसे हम वेव ब्रेक कहते हैं। और जैसे ही वेव ब्रेक होती है, वेव की जो एनर्जी होती है, वो सारी एनर्जी क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। और जैसे ही एनर्जी लूज़ होती है, जो पूरा पानी है, ये देख रहे हैं आप, व्हाइट कलर का पानी ये कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। यानी वेव ब्रेक के बाद हमारा क्या बनता है? श्वास बनता है। अगर आप कभी तटीय क्षेत्रों में जाएँ, तो आप श्वास को और वेव ब्रेक को आसानी से देख सकते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंडफॉर्म्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। इरोजनल लैंडफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो क्लिफ आता है। क्लिफ होता क्या है आप समझिए, अगर आपके जो तटीय क्षेत्र हैं, अगर वो जो आपका कोस्टल एरिया है, अगर वो वर्टिकल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लिफ कहते हैं। यानी अगर तटीय क्षेत्र आपका कभी भी ऑलमोस्ट वर्टिकल है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लिफ कहेंगे। क्लिफ कैसे बनता है, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पानी में जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। आपको पता है पानी में ज्वार आते हैं और भाटा आते हैं। जब पानी ऊपर उठ जाता है, पानी का स्तर जो है वो ऊपर उठता है चांद और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब स्तर नीचे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो उसके लिए अंग्रेजी में जो इंग्लिश में टर्म है उसे हम टाइड एंड एब। सामान्य तौर पे पानी के ऊपर जाने के लिए हाई टाइड और नीचे जाने के लिए लो टाइड जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो पानी है ये इस स्तर में है, और जब ज्वार आएगा तो पानी का स्तर और ऊपर उठेगा और शायद यहाँ तक जाएगा, और जब भाटा आएगा तो पानी का स्तर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। अब होता ये है कि अगर ये तट देखिए ये क्लिफ है आपका, और जो पानी का स्तर है अभी वो नीचे है, और वो पानी का स्तर जब हाई टाइड होगा तो बढ़ के यहाँ तक आएगा। तो सामान्यतः हाई टाइड और लो टाइड की वजह से होता क्या है कि इस क्लिफ का जो निचला भाग है उसका अपर्दन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तक पानी पहुंचता है और इस हिस्से को ज्यादा अपर्दित करता है। तो जो क्लिफ का अंदर वाला या नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें इस तरीके से एक आकृति बन जाती है अंदर की तरफ अपर्दित। और होता क्या है कि क्योंकि ये अंदर तक इरोजन हो गया तो जो ऊपर वाली जो रॉक है वो जैसे लगता है कि इसके ऊपर लटकी हुई से है। तो ये जो अपर पोर्शन है क्लिफ का, इस अपर पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हैंगिंग वॉल कहते हैं। एक शब्द यूज करते हैं हम, नॉच। नॉच हम लोग यूज करते हैं जब हाई टाइड आता है, तो हाई टाइड के समय जो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वाटर के इम्पैक्ट का, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नॉच कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो डिप्रेशन है जिसको टाइड्स ने बनाया है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ये होगा जहाँ पे हाई टाइड के टाइम वाटर अटैक करता होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नॉच। यानी आपका नॉच क्या है? वेव अटैक का, हाई टाइड के टाइम वेव अटैक का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? नॉच कहते हैं। अगली जो आकृति है उसे हम वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म बनते कैसे हैं? ये बिल्कुल आसान है। वेव कट प्लेटफॉर्म जो बनते हैं वो क्लिफ रिसेशन की वजह से बनते हैं। क्लिफ रिसेशन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले डायग्राम में, कि आप अगर यहाँ देखें तो निचला हिस्सा इसे वो अपर्दित कर रहा है, ऊपर का हिस्सा हैंगिंग वॉल बनेगा। समय के साथ ये जो अंदर का गैप है देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ये अंदर का गैप बढ़ेगा, ऊपर का जो वजन है, वो वेट है जो रॉक का, वो बढ़ता जाएगा, और ये हैंगिंग वॉल फाइनली इधर क्रैक पड़ेगा और टूट के नीचे कोलैप्स कर जाएगी। और फिर जो पानी है इसे सारा जो वॉश अवे कर देगा जो भी मटेरियल है, और फिर जो ये आपकी क्लिफ है ये पीछे की तरफ चली जाएगी। फिर ये निचले हिस्से में अपर्दन करेगा और फिर ऊपर हैंगिंग वॉल बनेगी, फिर फाइनली हैंगिंग वॉल एक और दिन गिरेगी। इस तरीके से क्लिफ लगातार पीछे की तरफ जाता है। और जब क्लिफ पीछे की तरफ जाता है तो देखिए ये क्लिफ था जो पहले कभी यहाँ रहा होगा, अब लगातार ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो देखिए इसने क्या बनाया है? एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। इसी पूरे प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं? वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। यानी जैसे-जैसे वेव जो है वो पीछे की तरफ जाता है, एक समुद्र में एक प्लेटफॉर्म बनता है, जिस प्लेटफॉर्म को हम वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगली जो आकृति है इसे सी केव कहते हैं। सी केव होता क्या है? अगर जो आपकी क्लिफ है उसमें कभी भी कोई केव नुमा आकृति पाई जाए, ये कई तरीके से बन सकती है। मान लीजिए कि एक दरार थी क्लिफ में, और उस दरार में पानी ने अंदर जाके पानी ने अपर्दन करके उस दरार को बड़ा कर दिया, तो केव बन जाएगी। या ये भी हो सकता है कि लाइमस्टोन फॉर्मेशन है और जो लाइमस्टोन है वो उसको डिसॉल्व हो जाए और केव बन जाए। या ये भी हो सकता है कि रॉक फॉर्मेशन है और सॉफ्ट रॉक जो है वो एक कुछ खास जगह है, तो जो सागरीय तरंगे हैं उस सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दे। तो इन सारी स्थिति में ये केवनुमा आकृति बन जाएगी, इसी को हम सी केव कहते हैं। अगली जो आकृति है वो स्टैक है। स्टैक बनता कैसे है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टैक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे चिमनी रॉक भी कहते हैं, इसे निडल भी कहते हैं, इसे कॉलम भी कहते हैं और इसे पिलर भी कहते हैं। स्टैक को समझने के लिए मैं एक छोटा-सा डायग्राम आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिएगा कि स्टैक्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि एक तटीय इलाका था और इस तटीय इलाके में 2 केव्स बनी। तो ये हमारा तट था, और एक केव जो थी वो ये थी, और दूसरी केव क्या थी? ये थी, और भी मान लेते हैं कि और केव थी। होता क्या है कि समय के साथ केव का आकार जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि जैसे-जैसे वेव अटैक करती हैं, केव का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। इवेंचुअली होता ये है कि एक दिन जो केव की जो छत है, वो क्या करती है? कोलैप्स कर जाती है। तो केव की छत अगर कोलैप्स कर जाएगी तो देखिए होगा क्या कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गिर जाएगा। अब क्या बचा है? अब केवल बीच का ये वाला हिस्सा बचा है। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो आप देखेंगे कि अब सागर में केवल एक ऐसा रॉक पाया जाएगा जो सीधे ऊपर की तरफ खड़ा है।
इन्हीं जो रॉक्स को हैं, जो वर्टिकल अलाइंड रॉक्स हैं, इन्हीं को हम स्टैक्स कहते हैं। यानी इनके इस अगर ये आपकी स्टैक है, तो यानी इसके अगर इस तरफ और पीछे दूसरी तरफ, दोनों तरफ क्या होंगी? केव्स होंगे, जिनकी छत इवेंचुअली क्या कर गई? कोलैप्स कर गई, और ये जो बीच वाले पार्ट हैं, ये क्या हो गए? खड़े हैं। इन्हीं को हम स्टैक्स कहते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, इनको चिमनी रॉक, नीडल, कॉलम्स या पिलर्स भी कहते हैं। अगली जो आकृति है उसे हम कहते हैं ब्लो होल या जियो। ब्लो होल होता क्या है कि मान लीजिए कि देखिए, जब तटीय क्षेत्र होता है तो अक्सर क्या होता है, जब वेव इम्पैक्ट डालती है, यानी वेव आके तटीय क्षेत्र से टकराती है, तो जब वो टकराती है, तो जिस जगह टकराती है और अगर आगे दरार है, तो वहां पे वो क्या करती है? एयर को कंप्रेस करती है, एयर को दबाती है। जब एयर को कंप्रेस करती है, तो एयर फर्दर दरार ढूंढते हुए उस रॉक में लंबे समय में एक कोई ना कोई क्रैक बना देती है। अब होता यह है कि जब अगली वेव आके टकराती है, तो इस क्रैक से प्रेशर से पानी क्या होता है? रिलीज हो रहा है। कि जब वेव्स टकराएंगी, तो वेव के टकराने से जो कंप्रेशन होगा, उस कंप्रेशन के कारण जो पानी है वो तेजी तेजी से क्या करेगा? इस दरार से निकलेगा, तो वो क्या बनाएगा? ब्लो होल बनाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका? ब्लो होल का। जैसे ही तरंगे तक टकराएंगी, पानी कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होकर बिल्कुल एक सीटी की तरह क्या करेगा? निकलेगा। ये आवाज भी बहुत सीटी की तरह, ये आवाज भी करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लो होल्स कहते हैं। और अक्सर होता ये है कि ये जो ब्लो होल्स का जो क्रैक है, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, और ब्लो होल का जो ये क्रैक है, ये टूट के ढह जाता है। तो फाइनली होगा क्या कि देखिए, जहां ये ब्लो होल है, वहां से ये पीछे वाला जो रॉक का हिस्सा है वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद होगा क्या? एक छोटा सा पानी का इनलेट बन जाएगा इस इलाके में। इसी पानी के छोटे से इनलेट को हम क्या कहते हैं? जियो कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं ब्लो होल्स है, जियो। अब हम लोग पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को। निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति। निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति में सबसे वाइड स्प्रेड आकृति है, जिसके बारे में सब जानते हैं, उसे हम कहते हैं बीचेस। ठीक है। बीच क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम और कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जो समुद्र के किनारों के बारे में अक्सर लिए जाते हैं। ये टर्म्स हैं श्योर, इसे बीच भी कहते हैं, कोस्ट भी कहते हैं, और शोर लाइंस। तो ये वो सारे टर्म्स हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या अंतर होता है इन सारे टर्म्स में। तो सबसे पहला जो टर्म यूज होता है वो शोर होता है। तो जो शोर्स का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे का वो इलाका जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में है। जब यानी पानी का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, तो पानी जिस जगह तक पहुंचेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि हाई टाइड आए तो पानी इस स्तर तक पहुंचे, और जब लो टाइड आए तो पानी वहां आ जाए जहां पे अभी पानी है। तो ये जो पूरा बीच का इलाका हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? शोर्स कहेंगे। यानी शोर्स आपके क्या है? हाई टाइड और लो टाइड के बीच के क्या है? इलाके हैं। दूसरा जो टर्म होता है वो यूज होता है बीच। एक्चुअली जो बीच होता है वो एक तरह का श्योर होता है, लेकिन वो श्योर जिसमें बड़ी मात्रा में सैंड का, कोबल्स, पेबल्स, बोल्डर, सिल्ट का डिपोजिशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। यानी वो श्योर जिसमें रेत पाई जाती है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में वो श्योर जहां पे रेत पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। आपने सुना होगा इंडिया में बहुत सारे बीच हैं, और आप अगर ध्यान दें तो सारे जो शोर तटीय इलाके हैं उनमें बीच नहीं पाए जाते, बल्कि रेत कुछ खास सेलेक्टेड इलाकों में पाई जाती है। तो जहां पे रेत पाई जाती है, केवल उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। यानी शोर के वो इलाके जहां रेत का डिपोजिशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। टेक्निकल टर्म्स में ये सैंड भी हो सकता है, कॉबल्स भी हो सकता है, पेबल्स भी हो सकते हैं, बोल्डर्स भी हो सकते हैं, फाइन सिल्ट भी हो सकते हैं। लेकिन सैंड की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अगला जो टर्म है, आपने कोस्ट सुना होगा या कोस्टल एरिया सुना होगा। ठीक है। कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो आपके शोर के आसपास का इलाका होता है। तो जैसे मान लीजिए ये शोर है, उसके आसपास का ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये सारा क्या हुआ? तटीय इलाके, कोस्टल एरियाज हुए। तो शोर के आसपास के जो लैंड एरियाज होते हैं, जो बॉर्डरिंग लैंड एरियाज होते हैं, उन बॉर्डरिंग लैंड एरियाज को हम लोग कोस्ट कहते हैं। अगला जो टर्म यूज होता है उसे हम कहते हैं शोर लाइन। शोर लाइन क्या है? पानी और जमीन के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, तो जो लाइन ऑफ कांटेक्ट होता है, उसी लाइन ऑफ कांटेक्ट को शोर लाइन कहते हैं। यानी देखिए, ये पानी है और ये जमीन है, और ये जो लाइन है, ये वो लाइन है जो कांटेक्ट लाइन दिखा रही है किसके? समुद्र के पानी को। तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? शोर लाइन कहते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस है। इसमें हमारी जो डिपोजिशनल आकृति है वो कौन सी है? बीच। यानी वो शोर जहां पे रेत का डिपोजिशन बड़ी मात्रा में पाया जाता है, उसे हम बीच कहते हैं। अगली आकृति हमारी कस्प बीच है। कस्प बीच में होता ये है कि ये जो कस्प बीच है, उसमें देख रहे हैं आप, क्रिसेंट शेप्ड है। तो ये जो क्रिसेंट शेप बीचेस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कस्प बीच कहते हैं। कस्प बीच
हाँ, आमतौर पे देखने को मिलता है कि वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कोरस मटेरियल पाए जाते हैं, यानी बड़े आकार के जो बोल्डर्स हैं आपके या ग्रेवल्स हैं वो पाए जाते हैं, वहाँ पे कस्प बीज का निर्माण होता है। आप अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे रेत की कमी है, तो वो इलाके जहाँ पे कोरस मटेरियल पाए जाते हैं, वहाँ कोरस मटेरियल में क्या वहाँ पे किसका निर्माण होता है? कस्प बीज का निर्माण होता है। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, देखिए इसका 2 हिस्सा होता है, एक को हम कहते हैं हॉर्न और दूसरे को कहते हैं एम्बैकमेंट। तो आपका जो है हॉर्न है, देखिए ये जो अंदर की तरफ ये निकला हुआ हिस्सा है ना, ये सब क्या है? आपके हॉर्न्स हैं। और ये जो बाहर वाला इसका ये इलाका है, ये आपका क्या है? एम्बैकमेंट्स है। तो आपके जो एम्बैकमेंट्स हैं और जो हॉर्न्स हैं, इसमें हॉर्न्स में जो मटेरियल होते हैं वो हेवी और बड़े होते हैं, और जो आपका एम्बैकमेंट्स है, यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं। तो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे फाइन रेत आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है? और ये जो आपके हॉर्न है, ये कोरस मटेरियल यहाँ पे क्या होंगे? मिलेंगे। तो इस तरह के जो बीच होते हैं जिसमें क्रिसेंट शेप जो होता है इनका, उसे हम क्या कहते हैं? कस्प बीज कहते हैं। अगली आकृति हमारी सैंड बार्स है, जिसे हम बार्स कहते हैं सिंपल। बार्स है क्या कि मान लीजिए समुद्र के अंदर अगर रेत का डिपोजिशन हो जाए और जो रेत है वो रेत पानी से ऊपर चले आए, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? बार्स कहते हैं, यानी माउंट्स ऑफ सैंड, रेत के टीले जो हैं वही क्या है? आपके बार्स हैं। ये एम्बैकमेंट्स के रूप में होते हैं या रिजेस के रूप में होते हैं, और सामान्यतः इनका जो निर्माण होता है वो श्योर लाइन के पैरेलल होता है। तो श्योर लाइन के समानांतर रेत के जो टीले समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, तट के किनारे लेकिन पानी में गिरे हुए समुद्र के अंदर, उन जो आकृतियां हैं उसे हम क्या कहते हैं? बार्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे बार्स कहा जाता है। और ये बार्स जब बड़े आकार के हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बैरियर्स, यानी बड़े आकार के बार्स को हम लोग बैरियर्स कहते हैं। बार्स और बैरियर्स में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। बार्स जो होते हैं वो हाई टाइड जब आता है, पानी का जल स्तर ऊपर समुद्र में जब बढ़ता है, तो आपके जो बार्स हैं वो डूब जाते हैं। लेकिन जो आपके बैरियर्स होते हैं वो हाई टाइड के समय नहीं डूबते हैं। तो अगर हाई टाइड के समय माउंट ऑफ सैंड ना डूबे तो वो क्या है? बैरियर है। अगर वो डूब जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बार्स कहेंगे। तो बार्स एंड बैरियर्स, बार्स छोटे होते हैं आकार में और बैरियर्स का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? बड़ा होता है। अगली जो आकृति है उसे हम ऑफशोर बार कहते हैं। ऑफशोर बार होते क्या है कि जब एक बहुत बड़े साइज के जो बैरियर्स हैं इनका निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफशोर बार्स कहते हैं। बड़े साइज के बैरियर्स को ऑफशोर बार कहते हैं। कई बार इनका साइज बहुत बड़ा होता है, 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकता है। अमेरिका में एक बहुत फेमस ऑफशोर बार है जिसका नाम है केप हैट्रेस। तो जो केप हैट्रेस है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर बार है। तो केप हैट्रेस किसका एग्जांपल है? केप हैट्रेस ऑफशोर बार्स का एग्जांपल है। केप हैट्रेस के बारे में आपने और भी अगर कभी सुना हो, अगर अब आपने कभी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना हो, तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है उसमें वो 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है। वो 3 पॉइंट्स कौन-कौन से हैं? एक आपका फ्लोरिडा है, दूसरा केप हैट्रेस है और तीसरा बर्मुडा आइलैंड है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप एक लाइन से खींच दीजिए तो जो ट्रायंगल आपका बनेगा, इसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। अगली जो आकृति है उसे हम कहते हैं स्पिट, हुक या लूप। क्या डिफरेंस होता है स्पिट, हुक एंड लूप में? ये समझ लीजिएगा। ये देखिए ये एक स्पिट है। बेसिकली ये है क्या? एक बार है, जो बार कैसा बना है? जो बार समुद्र में सीधे आगे की तरफ प्रोपेगेटेड है, आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि बार आमतौर पे क्या होते हैं? श्योर लाइन से पैरेलल होते हैं। लेकिन अगर ऐसा एक बार बन जाए जो श्योर से जुड़ा हुआ है और 90 डिग्री एंगल में समुद्र में सीधे बाहर की तरफ प्रोपेगेटेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पिट कहते हैं। तो ये देखिए किसका एग्जाम्पल है? स्पिट का एग्जाम्पल है। अब देखिए ये भी एक स्पिट है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस स्पिट का जो अगला वाला हिस्सा है ये घूम सा गया है थोड़ा सा। तो जब स्पिट का अगला हिस्सा घूम जाता है, हुक की तरह हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। यानी हुक क्या है? स्पिट ही है, लेकिन इसका जो अगला हिस्सा है वो हुक की तरह क्या हो गया है? घूम गया है। अगर कभी ये जो स्पिट है देखिए ये पूरा हुक घूमते हुए इसका दूसरा हिस्सा जो जमीन से दोबारा मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। तो वो बार जो सीधा निकला हुआ 90 डिग्री एंगल में समुद्र में, उसे हम स्पिट कहेंगे। जब इसका अगला भाग थोड़ा सा हुक की तरह हो जाए तो उसे हुक कहेंगे। और ये जो अगला भाग है ये घूमते हुए वापस जमीन में मिल जाए दूसरी तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। तो इसे हम कहते हैं स्पिट, हुक एंड लूप। अगली जो आकृति है उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग बार या तंबोलो। कनेक्टिंग बार्स होते क्या हैं कि देखिए अगर ये आपके 2 हेडलैंड्स हैं, यानी देखिए जमीन का ये एक मुख्य भूमि का भाग है जो निकला हुआ है और ये दूसरा मुख्य भूमि का भाग निकला हुआ है।
इन दोनों मुख्य भूमि के भाग के बीच में अगर सैंड का डिपोजिशन हो जाए, बार्स बन जाए, ये बार क्या कर रहा है, दोनों हेडलैंड को आपस में जोड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग बार कहते हैं। यानी जब दो हेडलैंड्स को कोई बार जोड़े आपस में एक दूसरे से, तो उसे हम क्या कहेंगे, कनेक्टिंग बार कहेंगे। तंबोलो क्या होता है कि जब एक आइलैंड और एक मेनलैंड के बीच में अगर कोई बार बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तंबोलो कहेंगे। तो तंबोलो क्या है, एक मेनलैंड और एक द्वीप, उसके बीच में जब सैंड का डिपोजिशन हो जाए, तो उस डिपोजिशन को हम क्या कहेंगे, तंबोलो कहेंगे। तो ये डिफरेंस है कनेक्टिंग बार में और तंबोलो में। और आप लोगों को पता ही है कि समुद्र का पानी किसी भी वजह से घिर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। देखिए जब कनेक्टिंग बार बनेगा, तो बीच में समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लगून कहेंगे। जैसा आपने चिल्का लेक के बारे में सुना होगा उड़ीसा में, तो चिल्का लेक भी क्या है, एक लगूनल लेक है, लगूनल लेक है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका कनेक्टिंग बार, तंबोलो एंड लगून। ये देखिए एक तस्वीर है तंबोलो की, ये आपका मेनलैंड है, ये आइलैंड है, इसके बीच में क्या हो गया, रेत का डिपोजिशन हो गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तंबोलो। कई कई बार ये बहुत बहुत दूर आइलैंड होते हैं, और इस तरीके से जो बार्स होते हैं वो दोनों आइलैंड्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, तंबोलो का उदाहरण है। एक और आकृति होती है जिसे हम कहते हैं एस्थमस। जो एस्थमस होते हैं, ये जो बार होते हैं इनसे डिफरेंट होते हैं। तो एस्टिमेस होता क्या है कि देखिए जैसे इंडिया में आपका, आपने सुना होगा एडम्स ब्रिज, जो कहाँ किसके बीच में है, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। तो ये देखिए ये क्या है, एडम्स ब्रिज है। जो एडम्स ब्रिज है ये इस्थमस है, ये आपका तंबोलो नहीं है, ये क्या है, आपका इस्थमस है। तो आपके इस्थमस होते हैं और जो तंबोलो होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए इस्थमस और तंबोलो में डिफरेंस बड़ा सा सिंपल सा डिफरेंस है। आपके जो तंबोलो हैं वो देखिए किससे बने, सैंड से बने हैं। किससे बने, सैंड से। यानी तंबोलो का जो निर्माण है वो ओशन वेव्स की जो डिपोजिशनल एक्टिविटी है उसके द्वारा हुआ है। यानी तंबोलो किसके द्वारा बनते हैं, रेत के डिपोजिशन द्वारा बनते हैं। समुद्री लहरों की जो समुद्री लहरें होती हैं उनके द्वारा जो रेत का डिपोजिशन किया जाता है आइलैंड और मेनलैंड के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, तंबोलो कहते हैं। लेकिन जो आपके इस्थमस होते हैं ये डिपोजिशनल नहीं है, ये क्या है, टेक्टोनिक होते हैं। तो तंबोलो आमतौर पे क्या होते हैं, टेक्टोनिक इन ओरिजिन होते हैं। तो ये जो आपका एडम्स ब्रिज जिसे हम कहते हैं, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, ये जो आपका ब्रिज है, ये कैसे, इसका ओरिजिन कैसा है, इसका ओरिजिन जो है वो मोटे तौर पे क्या है, टेक्टोनिक है। इस्तमस का और जो आप उदाहरण देखें, आप ये देखिए, ये पनामा का इस्तमस है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। तो ये जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन कैसा है, इसका भी जो ओरिजिन है वो टेक्टोनिक है। तो ये डिफरेंस है इस्तमस के बीच में और तंबोलो के बीच में। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका तंबोलो है वो सागरी तरंगों द्वारा बनाई गई आकृति है। लेकिन जो आपका इस्तमस है वो आपकी सागरी तरंगों द्वारा बनाई गई आकृति नहीं है। और ये मुख्यतः इनका जो उत्पत्ति होती है वो टेक्टोनिक इन नेचर होती है। तो इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, टेक्टोनिक होता है। हमने वो सारी स्थलाकृतियां देखी जो समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।